हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी क्लास 12 की आज के इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 8 पढ़ रहे थे जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि चैप्टर 2 पार्ट्स में लिखा गया है। दो अलग अलग राइटर का एक्सपीरियंस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे। जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है फर्स्ट राइटर का, वो हम पढ़ चुके हैं। जितकला शाह की ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस हम पढ़ चुके हैं, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था कि जब वो एक न्यू स्कूल में एडमिशन लेती हैं, एक न्यू जगह न्यू शहर वो जाती हैं, अपनी कम्युनिटी को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, तो वहाँ वो क्या रियलाइज़ करती हैं, क्या फील करती है, ये हमने जाना था कि वहाँ के जो लोग हैं वो ज़बरदस्ती अपना कल्चर, अपने रूल्स वहाँ के उन सभी स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए फोर्स करते हैं, और उन लोगों का जो अपना खुद का कल्चर है स्टूडेंट्स का, वो उन्हें वहाँ छोड़ना पड़ता है। उस नई जगह के कल्चर को उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है। तो उनका एक्सपीरियंस बच्चों बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बचपन में उन्होंने ये चीज़ फेस की कि हम जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ के लोग हमको फोर्स करते हैं उनका कल्चर अडॉप्ट करने के लिए। तो बच्चों, इस पार्ट में अब हमारे जो सेकंड राइटर हैं जिनका नाम है बामा, हम उनका एक्सपीरियंस पढ़ेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस था जो वो हमारे साथ शेयर करती हैं। तो चलिए, ये हमारे साथ क्या शेयर करती हैं हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो बामा का एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किस नाम से लिखा है, वी टू आर ह्यूमन बीइंग, मतलब हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हमें भी ह्यूमन बीइंग की तरह ही ट्रीट करो क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं। तो ऐसा क्या एक्सपीरियंस था इनका जो इन्हें ये कहना पड़ा कि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हमें भी इंसानों की तरह ही ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये क्या चीज़ फील करती हैं, क्या रियलाइज़ करती हैं, क्या चीज़ें फेस करती हैं, हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। When I was studying in the 3rd class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability, but I had already seen, felt, experienced and been humiliated by what it is. तो राइटर कह रही हैं कि जब वो छोटी थी और 3rd क्लास में पढ़ा करती थी, तो जब तक ये 3rd क्लास में आई थी तब तक इन्होंने कभी भी नहीं सुना था कि लोग बिल्कुल ओपनली बात कर रहे हैं, बिल्कुल खुल के बातें कर रहे हैं। किसके बारे में? अनटचेबिलिटी के बारे में। तो बच्चों, अनटचेबिलिटी क्या होता है? पुराने टाइम में बच्चों हम सबको पता है जब कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेल था इंडिया में, कुछ कास्ट अपने आप को बहुत ज़्यादा अपर माना करती थी और कुछ कास्ट को बहुत ज़्यादा लोअर माना जाता था। तो जो अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे उनका ये मानना था कि जो लोअर कास्ट है हम उनको टच नहीं करेंगे, उनके टच किए हुए किसी चीज़ को हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हम पोल्यूटेड हो जाएंगे, हम अपने आप को गंदा कर लेंगे। ऐसा वो माना करते थे कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको अलग रहना चाहिए, हमसे दूर रहना चाहिए, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपने इससे पहले भी खूब सारे अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ा होगा, खूब मूवीज़ भी बन चुकी हैं इस टॉपिक पे, खूब सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ज़रूर जाना होगा, पढ़ा होगा, आप सबको पता है क्या होता है अनटचेबिलिटी। तो जो राइटर है वो कह रही हैं कि जब वो 3rd क्लास में पढ़ा करती थी तब तक उन्होंने नहीं सुना था कि लोग इतना ओपनली बात कर रहे हैं, इतना खुल के बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि कैसे कुछ लोग अछूत होते हैं, कैसे कुछ लोगों को छूने से दूसरे लोग जो हैं वो खुद अपने आप को फील करते थे कि इन्होंने हमें पोल्यूट कर दिया, हमें गंदा कर दिया। तो ये जो सिस्टम था जो पुराने समय में इंडिया में एक्चुअल में था, एक्चुअल में ये सिस्टम, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उस समय और लोग इसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो किया करते थे। तो राइटर कह रहे हैं कि तब तक मैंने इसको इतना ओपनली बात करते हुए तो नहीं सुना था, लेकिन फिर भी मैंने कई बार देखा था, कई बार फील किया था, इस चीज़ को मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया था और इस चीज़ की वजह से मैंने भी कई बार ह्यूमिलिएशन फील किया था, मैंने भी कई बार शर्मिंदगी फील की थी। तो राइटर कह रही हैं कि इस टॉपिक के बारे में बात तो शायद ज़्यादा नहीं सुनी थी, मैंने लोगों को बात करते हुए नहीं देखा था, लेकिन इस चीज़ को मैंने खुद ने फील किया था और मैंने खुद ने कई बार देखा था कि किस तरह से जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें शर्मिंदगी फील करनी पड़ती है इस वजह से कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो उन्हें अछूत मानते हैं, ऐसा मानते हैं जिनको छुआ भी नहीं जा सकता, इस तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता है। I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. तो राइटर अपना एक्सपीरियंस अब स्टार्ट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि एक दिन वो इसी तरह स्कूल से अपने घर आ रही थी जब ये 3rd क्लास में थी और ये छोटी सी बच्ची थी और ये अकेली घर आ रही थी और इनका जो स्कूल बैग था वो काफ़ी पुराना सा था और इन्होंने अपने एक शोल्डर पे अपना स्कूल बैग को लटका रखा था।
इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। आगे राइटर कह रही हैं कि स्कूल से घर तक का जो डिस्टेंस था, इनका घर तक जाने का जो रास्ता था वो एक्चुअल में इतना ही था कि उसको 10 मिनट में पार किया जा सकता था, यानी कि 10 मिनट की दूरी पे ही इनका घर था। आराम से 10 मिनट में स्कूल से घर पहुंचा जा सकता था। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। तो राइटर कह रही हैं कि डिस्टेंस तो एक्चुअल में 10 मिनट का ही था, 10 मिनट में आराम से मैं स्कूल से घर आ सकती थी। लेकिन राइटर आगे कह रही हैं कि उन्हें कितना टाइम लगता था, 30 मिनट्स लगते थे कम से कम घर पहुंचने में। तो डिस्टेंस तो एक्चुअल में 10 मिनट का था, लेकिन ये कभी भी 10 मिनट में घर नहीं पहुंचती थी, इन्हें कम से कम 30 मिनट्स लगा करते थे घर पहुंचने में। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डॉडल अलोंग वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन। तो राइटर कह रही हैं कि इनको मिनिमम इनको हाफ आवर लगा करता था, और कई बार तो हाफ आवर से लेकर 1 आवर तक का टाइम इन्हें लगा करता था। यानी कि डिस्टेंस एक्चुअल में 10 मिनट्स ही थी, लेकिन इनको 30 to 60 मिनट्स लगा करते थे। और इतना टाइम इन्हें क्यों लगा करता था, तो आगे ये बता रही हैं कि जो रास्ता था स्कूल से घर तक का, उस रास्ते में ये डॉडल अलोंग यानी इधर उधर घूमती रहती थी। ये डायरेक्ट स्कूल से घर नहीं आया करती थी, बल्कि बीच में ये इधर उधर घूमती रहती थी। और बीच बीच में इनको जितना भी फन, यानी कि कोई भी इनको अच्छी चीज़ लगा करती थी, कोई फ़नी चीज़ लगा करती थी, या जो इनको गेम्स दिखा करते थे, जो वहाँ पे चला करते थे, जो गेम्स वहाँ पे चल रहे हैं, कोई फ़नी चीज़ वहाँ पे चल रही है, तो जो भी इनको दिखता ये वहीं चली जाती और वहीं थोड़ी देर घूमती रहती, भटकती रहती। इसीलिए घर पहुँचने में इन्हें इतना टाइम लगा करता था, मतलब 30 मिनट से लेकर कभी कभी तो 60 मिनट पे इनको लग जाते थे अपने घर पहुँचने में। All the entertaining novelties and oddities in the streets, the shops and the बाजार। तो इनके घर तक का जो रास्ता था, तो बीच में बाजार भी आया करता था। तो बाजार में जो शॉप्स हैं ये वो भी देखा करती थी, कोई भी नई शॉप दिखी या किसी शॉप पे कोई नया सामान दिखा तो ये वहाँ चली जाया करती थी। तो रास्ते में जो भी एंटरटेनिंग यानी इंटरेस्टिंग, नॉवेलिटीज़ यानी कोई भी नई चीज़ इनको दिखा करती, या फिर ऑडिटीज़ कहते हैं कोई भी अजीब, कोई भी स्ट्रेंज चीज़ इन्हें कोई दिखा करती बाजार में, तो ये वहाँ चली जाया करती थी। वहाँ जाके देखती कि अच्छा क्या है, क्या हो रहा है, इधर उधर घूमती रहती थी। इसलिए जो एक्चुअल में 10 मिनट का डिस्टेंस था उसे कवर करने में इन्हें 30 मिनट तो मिनिमम लगा करते थे, और कभी कभी तो ये 60 मिनट में अपने घर पहुँचा करती थी। The performing monkey, the snake which the snake charmer kept in its box and displayed from time to time। तो आगे राइटर बता रही हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाया करती थी, जो कि इन्हें इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा करती थी कि इनको घर पहुंचने में कभी कभी 60 मिनट्स भी लग जाया करते थे। तो उन चीज़ों के बारे में हमें बता रही हैं। तो कई बार इन्हें क्या मिल जाते थे, परफॉर्मिंग मंकीज़। तो बच्चों आप सबने देखा होगा कि जिसे हम कहते हैं ना मदारी का शो होता है, तो मदारी क्या करते हैं, वो मंकीज़ को लेकर आते हैं और मंकीज़ जो होते हैं वो अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं। तो इस तरह के से मंकीज़ की परफॉर्मेंस वहाँ पे हुआ करती थी। कई बार इन्हें स्नेक चार्मर मिल जाया करते थे, जो कि बॉक्स के अंदर स्नेक्स रखते हैं और फिर उन्हें वो डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं टाइम टू टाइम बीच बीच में। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नेक चार्मर कहलाते हैं, जो कि इस तरह के बॉक्स के अंदर स्नेक को रखते हैं और फिर बीच बीच में वो हमें दिखाते रहते हैं। बॉक्स खोलते हैं और बॉक्स खोलते जो स्नेक हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये शो भी वहाँ पे कई बार वो देखा करती थी। द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days। और इसके अलावा वहाँ पे ऐसे भी शो हुआ करते थे जिसमें एक व्यक्ति है जो कि साइक्लिस्ट है, वो साइकिल चला रहा है और पिछले 3 दिनों से वो साइकिल चला रहा था, 3 दिनों से वो अपनी साइकिल से उतरा तक नहीं था। एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे। यानी कि 3 दिन हो गए थे उसे साइकिल चलाते हुए, तो बहुत ज़्यादा थक चुका था। इसलिए अब जब वो पैडल कर रहा था साइकिल पे, तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। तो जितनी मेहनत वो कर सकता था उतनी मेहनत से वो साइकिल पे पैडल किए जा रहा था। और एवरी डे जब भी ब्रेक ऑफ डे यानी जैसे ही सनराइज होता था, सनराइज के साथ ही वो साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता था और लास्ट 3 days से वो साइकिल चला रहा था। द रुपी नोट्स दैट वर पिन्ड ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन। तो उसको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए
लिए, उसे स्पर करने के लिए, उसे और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, तो लोग उसे बहुत ज़्यादा चीयर करते थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। तो मोटिवेट करने के लिए क्या करते थे, जो शर्ट वो पहने हुए होता था उस शर्ट के ऊपर लोग कोई भी रुपये का नोट जो थे वो पिन कर देते थे, पिन की हेल्प से उसकी शर्ट के ऊपर लगा देते थे उसे और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए। द स्पिनिंग व्हील्स, इसके अलावा वहाँ पे और भी शो हुआ करते थे, स्पिनिंग व्हील्स वहाँ पर लगाए जाते थे। स्पिनिंग व्हील बच्चों आप इस तरह से देख सकते हैं, व्हील होता है और इसे इस तरह से घुमाया जाता है, इसके भी अलग अलग गेम्स होते हैं। तो इस तरह से स्पिनिंग व्हील्स के गेम्स भी वहाँ पर हुआ करते थे। द मारियाटा टेम्पल, द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, इसके अलावा रास्ते में एक टेम्पल भी आया करता था, एक फेमस टेम्पल मारियाटा टेम्पल्स, और वो टेम्पल के ऊपर बहुत बड़ी बेल, बहुत बड़ी घंटी उस टेम्पल के ऊपर लगाई गई थी। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और ये जो फेमस टेम्पल था इसके बाहर क्या होता था, पोंगल ऑफरिंग जो थी वो बनाई जाती थी। पोंगल बच्चों हमें पता है एक साउथ इंडियन फेस्टिवल होता है, और इसके अलावा एक डिश का नाम भी होता है पोंगल, जो कि राइस से बनती है। तो ये जो पोंगल डिश है ये बनाई जाती थी मंदिर के सामने। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैच्यू ऑफ गांधी, इसके अलावा वहाँ पे एक गांधी जी की स्टैच्यू थी, गांधी जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति के पास में एक स्टॉल थी और उस स्टॉल पे क्या बेचा जा रहा था, ड्राइड फिश वहाँ पर बेची जाती थी। द स्वीट स्टॉल, इसके अलावा एक और स्टॉल थी जहाँ पर मिठाइयाँ बेची जाती थी। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, एक और स्टॉल थी जहाँ पर फ्राइड स्नैक्स यानी कोई भी स्नैक्स, कोई भी नमकीन आइटम वहाँ पर बेचा जाता था। एंड ऑल दी अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और इसके अलावा वहाँ पे और भी बहुत सारी शॉप थी नेक्स्ट टू ईच अदर, एक के बाद एक, तो पूरा मार्केट एरिया था। तो वहाँ पे और भी बहुत सारी शॉप थी जहाँ पे अलग अलग सामान जो था वह बेचा जाता था, और हर एक सामान से राइटर अट्रैक्ट हो जाया करती थी, वो अपना रास्ता छोड़कर बाजार में आ जाती, बाजार में घूमने लगती थी, और इसी तरह से घूमते घूमते वो अपने घर पहुँचा करती थी। इसीलिए जो डिस्टेंस एक्चुअल में 10 मिनट्स का था उसे कवर करने में उन्हें कभी कभी तो 1 घंटा भी लग जाया करता था। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट, इसके अलावा वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी वो लाइट भी लगातार डेमोन्स्ट्रेट करती थी, कोई किसी चीज़ को प्रदर्शन करना तो वो लाइट्स भी लगातार प्रदर्शन किया करती थी कि किस तरह से उसमें कलर चेंज हो जाता है, वो कलर जो पहले ब्लू था वो क्या बन जाता है, वॉयलेट बन जाता है। तो इस तरह से वो कलर चेंज हो जाता था लाइट्स का, ब्लू कलर चेंज होके वॉयलेट बन जाता था। तो इस तरह से कलर चेंजिंग लाइट्स हुआ करती थी, और ये भी राइटर को बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगा करती थी। द नारी कुरवन हंटर जिप्सी विथ हिज वाइल्ड लेमोर इन केजेस, तो बच्चों नारी कुरवन हंटर जिप्सी एक कम्युनिटी होती है, ओल्ड ट्राइबल कम्युनिटी। तो इस कम्युनिटी के लोग वहाँ मिला करते थे जिनके पास बड़े बड़े केजेस हुआ करते थे, बड़े बड़े पिंजरे हुआ करते थे, और उन पिंजरों में वो क्या रखा करते थे, वाइल्ड लेमोर। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं लेमोर ये एनिमल होता है, तो इस तरह के एनिमल्स वो पकड़ के उन केजेस में रखा करते थे, उनको वहाँ पे वो शो किया करते थे। सेलिंग नीडल्स, इसके अलावा कुछ लोग वहाँ मिला करते थे जो कि नीचे बैठे हुए हैं वहाँ बाजार में और नीडल्स बेच रहे हैं। क्ले बीड्स, और कुछ लोग बेचा करते थे क्ले बीड्स, क्ले कहते हैं मिट्टी की बनी हुई छोटी छोटी सी बीड्स वो बेचा करते थे। एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस तरह का सामान बेचा करते थे जिसकी हेल्प से हम अपने ईयर्स को क्लीन करते हैं। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, राइटर कह रही हैं कि अरे वहाँ पे इतना सामान हुआ करता था, इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग चीज़ें हुआ करती थी कि मैं और बता सकती हूँ, मैं अपनी लिस्ट और भी लंबी कर सकती हूँ। इतना सारा सामान, इतनी सारी एंटरटेनिंग चीज़ें मुझे वहाँ रास्ते में मिला करती थी। ईच थिंग वुड पुल मी टू अ स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और कोई भी इस तरह की नई चीज़ जब मैं वहाँ देखा करती थी, इस तरह की कोई भी एंटरटेनिंग चीज़ जब वहाँ देखा करती थी तो वो चीज़ मुझे स्टैंड स्टिल कर दिया करती थी, यानी कि उस चीज़ को देखते ही मैं बिल्कुल स्टैचू की तरह वहीं पर खड़ी हो जाती थी और मैं और आगे मूव नहीं हो पाती थी। यानी कि वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग लगा करती थी कि वो मुझे बिल्कुल टेम्प्ट कर लेती थी, मैं वहीं खड़ी हो जाती थी और उसी चीज़ को मैं बहुत देर तक देखती रहती थी, मैं वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाती थी।
At times, people from various political parties would arrive, put up a stage and harangue us through their mics. और कई बार क्या हुआ करता था बाजार में, कई बार अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी वहाँ उनके लोग यानी उनके लीडर्स, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता होते थे वो वहाँ पे आया करते थे और वहाँ पे बड़े बड़े स्टेज लगाया करते थे और उन स्टेज पे खड़े होके वो माइक की हेल्प से हम सबको लिए हैरंग यानी हम सबको स्पीच देते थे, हम सबको भाषण दिया करते थे। तो ये इस तरह की भी चीज़ें देखा करती थी। कई बार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आए हुए हैं, बड़े बड़े स्टेज बनाए हुए हैं, वो लोग भाषण दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो राइटर भी वहाँ रुक जाया करती थी उनके भाषण, उनकी स्पीच सुनने के लिए। Then there might be a street play। इसके अलावा कभी कभी उन्हें स्ट्रीट प्ले मिल जाया करता था। तो कुछ लोग जो होते हैं वो हर एक गली गली में जाके प्ले करते हैं, नाटक करते हैं, तो इस तरह के भी लोग उन्हें मिल जाते थे। ऑन अ पपेट शो, और कभी कभी वहाँ पे पपेट शो जो कठपुतली का खेल होता है वो मिल जाया करता था, तो उस खेल को देखने के लिए वो वहाँ रुक जाया करती थी। और अ नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, या फिर कभी कभी ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि स्टंट परफॉर्मेंस करते हैं। स्टंट कहते हैं बच्चों जो कि बहुत ही एडवेंचरस परफॉर्मेंस होती है, जो कि बहुत ही डेंजरस होती है, हर एक इंसान नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इस तरह के जो स्टंट होते हैं जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं वो परफॉर्म किया करते थे और वो क्या कहलाते थे, नो मैजिक नो मिरेकल। तो इसमें कोई मैजिक नहीं है, मिरेकल नहीं है, कोई जादू नहीं है, बल्कि वो स्टंट होता था जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद वो लोग कर पाते थे। तो ये सारी परफॉर्मेंस वहाँ पे हुआ करती थी और इन्हीं को देखने के लिए राइटर वहाँ पे कभी कहीं तो रुक जाया करती थी। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये सारी परफॉर्मेंस वहाँ पे टाइम टू टाइम होती रहती थी। किसी दिन पपेट शो हो रहा है, किसी दिन स्टंट परफॉर्मेंस हो रही है, किसी दिन मंकी परफॉर्मेंस है, किसी दिन स्नेक चार्मर है, तो हर दिन इन्हें अलग अलग परफॉर्मेंस वहाँ पे मिल जाया करती थी। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन। तो चाहे अलग अलग दिन कुछ भी इनको मिले, लेकिन ये चीज़ श्योर होती थी कि उन्हें डेली कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलता था जो कि बहुत ज़्यादा उनको एंटरटेनिंग लगा करता था। तो हर दिन अलग अलग परफॉर्मेंस हुआ करती थी और डेली इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता था जहाँ ये रुक जाया करती थी और घर जाने में इन्हें इतना सारा टाइम लग जाया करता था। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन दी बाजार। तो इन सब परफॉर्मेंस के अलावा और क्या चीज़ें होती थी जो इन्हें अट्रैक्ट किया करती थी, जो रास्ते में बाजार आया करता था उस बाजार में बहुत सारे कॉफ़ी क्लब हुआ करते थे, यानी कि इस तरह के कैफ़े जहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ी मिला करती है। तो इस तरह के कैफ़े वहाँ बहुत सारे थे बाजार में। द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट्स इनटू अ टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड। तो कैफ़े में भी वो बाहर रुक जाया करती थी। तो कैफ़े में देखने के लिए क्या होता था, वहाँ उन्हें एंटरटेनिंग लगा करता था कि किस तरह से जो वेटर हैं वो कॉफ़ी को ठंडा करते हैं। तो जो तरीका था जिस तरीके से वो कॉफ़ी को ठंडा कर रहे हैं वो देखने के लिए भी वो रुक जाया करती थी। तो वेटर्स क्या किया करते थे, वो एक टम्बलर तो अपने हाथ में ऊपर पकड़ लेते, टम्बलर कहते हैं बच्चों बड़ा ग्लास, तो एक ग्लास को तो अपने हाथ में ऊपर पकड़ लेते और फिर उस ग्लास में जो कंटेंट है, जो ग्लास के अंदर कॉफ़ी है, उस कॉफ़ी को वो पोर कर देते थे, यानी कि डाल देते थे दूसरे टम्बलर में जो कि उन्होंने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है। तो बच्चों इस तरह से हमने भी देखा है ना, ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, दो टम्बलर ले लिए, एक ऊपर पकड़ा है एक नीचे पकड़ा है, जो ऊपर है उसका कंटेंट हम पोर कर देते हैं नीचे में और फिर इसको ऊपर लेके इसका कंटेंट इसमें पोर कर देते हैं। तो इस तरह से जो वेटर हुआ करते थे वो कॉफ़ी को ठंडा किया करते थे और ये ठंडा करने की प्रोसेस ही राइटर को इतनी एंटरटेनिंग लगा करती थी कि वो कैफ़े के बाहर खड़ी खड़ी देखती रहती थी कि कैसे वेटर्स काम कर रहे हैं, वेटर्स कैसे कॉफ़ी को ठंडा कर रहे हैं। Or the way some people sat in front of the shops chopping up onions, their eyes turned elsewhere so that they would not smart। और इसके अलावा इन्हें कई बार जब ये निकला करती थी बाजार में से तो कोई ऐसी शॉप के सामने से गुजरा करती थी जहाँ पे कुछ लोग शॉप के बाहर बैठे हुए हैं और बैठे बैठे वो अनियन काट रहे हैं, जो प्याज होता है उसे वो चॉप कर रहे हैं, उसे वो बारीक बारीक पतला पतला काट रहे हैं और चॉप करते समय वो अपनी आइज़ जो थी वो एल्सवेयर टर्न कर
कर लेते थे, यानी वो अनियन को नहीं देखा करते थे बल्कि अपनी आईज वो कहीं और कर लेते थे, कहीं और वो घुमा लेते थे ताकि उनकी आईज में स्मार्ट यानी पेन ना हो। तो बच्चों हमें पता है जब हम अनियन काटते हैं तो हमारी आईज में से पानी आने लगता है, आईज में पेन होने लगता है। तो वो लोग शॉप के बाहर बैठ के बहुत सारे अनियंस को चॉप किया करते थे तो उनकी आईज में पानी ना आए, आईज में पेन ना हो, इसके लिए ये अपनी आईज को कहीं और टर्न कर लिया करते थे। तो ये चीज भी राइटर को बहुत एंटरटेनिंग लगा करती थी कि कैसे ये अनियंस को चॉप कर रहे हैं, कैसे अनियंस को इतना बारीकी काट रहे हैं। और द आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड। और रास्ते में एक बहुत बड़ा आलमंड ट्री, आलमंड कहते हैं बादाम, तो बहुत बड़ा बादाम का पेड़ था और जब कभी हवा चला करती थी तो हवा की वजह से ओकेजनली यानी कभी कभी जो उसका फ्रूट हुआ करते थे वो नीचे गिर जाया करते थे। तो ये भी राइटर के लिए एक जगह थी रुकने की, वो रुक के देखा करती थी कि क्या कोई नीचे गिरा हुआ फ्रूट है जो उन्हें मिल जाए। तो उस ट्री के पास भी एक कई बार रुक जाया करती थी। All these sights taken together would tether my legs and stop me from going home। तो आगे वो कह रही हैं कि ये जो सारी साइड्स, ये जो सारे दृश्य हुआ करते थे जो इनको देखने को मिला करते थे, तो ये सारे दृश्य ऐसे लगते थे राइटर को कि इन सब ने राइटर के पैरों को तैठर यानी पकड़ लिया है और ये राइटर को स्टॉप करते थे, वहीं रुकने के लिए आगे नहीं जाने देते थे, राइटर को वहीं रुकना पड़ता था। तो ये सारे दृश्य, सारी परफॉर्मेंस जो हुआ करती थी या जो भी जितनी भी साइड से मार्केट में देखा करती थी वो उनको इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लगा करती थी कि वहीं रुक जाती थी, उन्हें ही देखती रहती थी। इसीलिए वो घर जाने का जो रास्ता था वो ये इतना टाइम लगा के उसको कवर करती थी, इतना टाइम लगाती थी अपने स्कूल से घर पहुंचने में। And then according to the season there would be mango, cucumber, sugar cane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup and palm fruit, guavas and jackfruit। और इसके अलावा मार्केट में क्या मिला करता था, सीजनल फ्रूट्स, यानी कि जिस फ्रूट का सीजन हुआ करता था तो सीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पे अलग अलग फ्रूट्स आया करते थे। तो वहाँ पे मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्रैम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट, गुआवा, जैक फ्रूट, तो ये सारे फ्रूट्स भी वहाँ पर मिला करते थे। तो जहाँ पे मिला करते थे वहाँ भी राइटर खड़ी हो जाती थी, फ्रूट्स को भी ये देखती रहती थी। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, पायासम, हलवा, बोइल्ड टैमरिंड सीड्स एंड आइस्ड लोलीज। तो बच्चों मार्केट है तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बिका करती थी, खाने का भी खूब सामान वहाँ मिला करता था। तो राइटर कह रही है कि डेली मैं देखा करती थी कि लोग वहाँ पे कितनी सारी मिठाइयाँ बेच रहे हैं, कितने सारे स्नैक्स बेच रहे हैं जो कि कैसे हैं, सेवरी यानी थोड़े मिर्च वाले हैं, स्पाइसी हैं, नमकीन हैं, ऐसे स्नैक्स वो बेच रहे हैं, पायसम बेच रहे हैं, हलवा बेच रहे हैं, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स बेच रहे हैं और आइस्ड लोलीज बेच रहे हैं। तो ये सारा खाने पीने का सामान वहाँ मार्केट में बिका करता था और ये सामान भी राइटर को बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगा करता था। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर। तो राइटर ने हमें बताया कि क्यों उन्हें घर आने में 10 मिनट की बजाय 30 मिनट से लेकर कभी कभी 1 घंटा भी लगा करता था। तो इसी तरह से इधर उधर भटकते हुए वो अपने एक दिन घर आ रही थी और जब वो अपनी स्ट्रीट तक पहुंची, जिस गली में इनका घर था, तो जब ये अपनी गली तक पहुंची और इनके कंधे पे इनका स्कूल बैग था, एट द अपोजिट कॉर्नर दो ए थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप। तो ये क्या देखती हैं कि इनकी गली का जो अपोजिट कॉर्नर है, यानी कि जो गली में एंट्री पॉइंट है, उसके अपोजिट कॉर्नर पे क्या था, एक थ्रेशिंग फ्लोर थी, उसको सेट किया गया था। थ्रेशिंग फ्लोर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम अनाज को काट लेते हैं खेतों में से, उसके बाद उसे इस तरह से साफ किया जाता है, उसको इस तरह से अलग अलग किया जाता है, इस तरह से एनिमल्स की हेल्प लेते हैं। एनिमल्स जो होते हैं उसके ऊपर राउंड एंड राउंड चलते रहते हैं और उनके चलने की वजह से, उनके पैरों की वजह से वो जो अनाज होता है, वो जो ग्रेन होता है, वो स्ट्रॉ में से अलग होता रहता है। तो इस तरह का फ्लोर वहाँ पे सेट किया हुआ था इनकी गली के बाहर कॉर्नर पे ही। एंड द लैंडलॉर्ड वॉज द प्रोसीडिंग सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर ए स्टोन लेज। और जो इनका लैंडलॉर्ड था, जो वहाँ का जमींदार था, वो इस पूरी प्रोसीडिंग को देख रहा था, ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही थी ग्रेन को अलग अलग करने की स्ट्रॉ से, तो उस पूरी प्रक्रिया को जमींदार वहीं बैठा हुआ देख रहा था, सुपरवाइज कर रहा था। और वो कैसे बैठा हुआ था, एक स्टोन, एक बड़ा सा पत्थर था वहाँ पे, उस पत्थर के ऊपर सेक, हम कहते हैं बोरी,
तो उस पत्थर के ऊपर एक बोरी बिछाई गई थी, उस बोरी के ऊपर वो बैठा हुआ इस पूरी प्रोसीजर को, इस पूरी प्रक्रिया को वो देख रहा था। Our people were hard at work driving cattle in pairs। अब राइटर कह रही हैं कि हमारे लोग यानी जो हमारी कम्युनिटी के लोग थे वो बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्क वो कर रहे थे। और जो कैटल होते हैं, हमने भी देखा था कि किस तरह से कैटल जो होते हैं उनको पेयर में यानी कि दो कैटल्स को चलाया जाता है राउंड एंड राउंड, और उनके चलने से वो जो ग्रेन है वो स्ट्रॉ से अलग होता रहता है। तो ये काम कौन कर रहा था? जो राइटर की कम्युनिटी के लोग थे, राइटर की कास्ट के जो लोग थे वो ये काम कर रहे थे। तो राइटर कह रही हैं कि हमारे लोग बहुत मेहनत से ये काम कर रहे थे और वो कैटल्स को ड्राइव कर रहे थे कि वो चले वहां पर राउंड एंड राउंड। तो वो कैटल्स को राउंड एंड राउंड इन अ सर्कल वो ड्राइव कर रहे थे टू थ्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रो, ताकि एनिमल्स वहां चल के अपने पैरों को से क्या करें, उनके पैरों से वो ग्रेन दबता रहे और ग्रेन जो है वो स्ट्रॉ से अलग होता रहे। द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ। और इस काम को करते समय जो एनिमल्स होते हैं उन्हें मजल्ड कर दिया जाता है। मजल्ड बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से मुंह को बंद कर दिया जाता है। ये कवर होता है, इस कवर को लगा दिया जाता है। एनिमल्स का जो मुंह होता है, उनका जो माउथ होता है उसे बंद कर दिया जाता है। और बंद क्यों किया जाता है? ताकि जो एनिमल्स हैं वो खुद वो ग्रेन ना खा पाए, वो खुद उस स्ट्रॉ को ना खा पाए। तो अगर एनिमल्स का मुंह खुला रहेगा तो वो उस ग्रेन पे चलते चलते खुद भी ग्रेन खाने लगेंगे। तो ऐसे में वो काम कैसे करेंगे? तो एनिमल्स ग्रेन ना खा पाए, इसके लिए क्या करते हैं, उनके मुंह को इस तरह से कवर कर देते हैं ताकि वो सिर्फ वहां पे चले, अपना काम करें और ग्रेन खाने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। आई स्टूड फॉर अ व्हाइल देयर वॉचिंग द फन। तो ये चीज भी राइटर के लिए एक फन थी। जिस तरह से बाकी सारी चीजें उनको बहुत फनी लगा करती थी, एंटरटेनिंग लगा करती थी, ये चीज भी उनको बहुत एंटरटेनिंग लग रही थी। वो वहीं खड़ी हो जाती हैं गली के कॉर्नर पे और इस सारी प्रोसीजर को वो देखने लगती हैं कि किस तरह से कैटल राउंड एंड राउंड चल रहे हैं। उनके चलने से जो ग्रेन है वो स्ट्रॉ से अलग होता जा रहा है और जो लोग हैं उन्हीं की कम्युनिटी के वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं और किस तरह से जो लैंडलॉर्ड है वो बैठ के सारा सामान, सारा काम वो देख रहा है। ये सब देखने के लिए राइटर वहां पे थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं और इस सारे प्रोसीजर को वो बहुत ध्यान से वहां पर देखने लगती हैं। तो बच्चों, बहुत छोटी सी बच्ची हैं, तीसरी क्लास में ये पढ़ती हैं और बहुत हर एक चीज़ इनको बहुत ज़्यादा फनी लगती है, एंटरटेनिंग लगती है और इसीलिए इतनी देर से घर पहुंचती हैं। आगे ये और क्या फील करती हैं, क्या इनका एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से इनको ये कहना पड़ा था कि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।